लोग कक्षा 11वीं की ज्योग्राफी की दूसरी बुक अध्याय 1 भारत और स्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत की स्थिति। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यानी जो हमारा भारत की स्थिति है, भारतीय उपमहाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। आगे देश, जो हमारा भारत देश है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, या उसके जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं उन देशों के नाम। भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव शामिल हैं। इन्हें सार्क भी कहते हैं। इन्हें हमारे भारत के पड़ोसी भी देश और जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए भी जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव शामिल हैं और उन्हें हम सार्क भी कहते हैं। आकार। अब भारत जो है आकार की दृष्टि से कैसा है, उसका क्षेत्रफल क्या है और विश्व में इसका क्या स्थान आता है। देखो, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। भारत की लंबी तटरेखा के क्या फायदे हैं, यानी इससे भारत को क्या फायदा पहुंचता है। भारत की लंबी तटरेखा सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करती है। यानी जो हमारा देश है भारत, इसकी लंबी तटरेखा में सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करती है और व्यापार करने में सुलभ बनाती है और आसान भी बनाती है, जिससे हमें व्यापार में काफ़ी आसानी होती है। लंबी तटरेखा से मत्स्य उत्पादन विशाल है। भारत की जो तटरेखा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इससे भारत में मछली उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है और मछली उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि तट के एरिया जो समुद्री इलाका है वहाँ से मछली आसानी से पकड़ी जा सकती है और उसका उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद है व्यापार की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी है। व्यापार की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी है। जो भी समुद्र पतन होते हैं या बंदरगाह होते हैं, वहाँ से विभिन्न देशों के साथ जो व्यापार किया जाता है उसमें काफ़ी आसानी होती है देश को। और हमारी जो तटरेखा काफ़ी लंबी है, इससे हमें व्यापार में काफ़ी आसानी होती है। इस तटरेखा पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इस तटरेखा पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इतनी लंबी तटरेखा होने के कारण हमारे जो तट है उस पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जिन संसाधनों का व्यापार भी विभिन्न देशों के साथ किया जाता है। यानी जो तट पर संसाधन पाए जाते हैं वो विदेशों से व्यापार के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं तथा देश के लिए भी उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इस बंदरगाह पर कई बंदरगाह जलयान निर्माण केंद्र स्थित है। यानी इस बंदरगाह पर कई जलयान निर्माण केंद्र भी स्थित है। यानी जो हमारे यहाँ बंदरगाह पाए जाते हैं वहाँ पर कई प्रकार से समुद्री जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता है, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यानी हमारे देश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान माना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य माना जाता है वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा माना जाता है। अब उसके बाद है अक्षांश रेखा, जो भारत को दो भागों में बांटती है।
अब एक अक्षांश रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है, उस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। यानी जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में बांटती है। सिक्किम राज्य की राजधानी, हमारे देश का एक छोटा सा राज्य एक और है सिक्किम, और उस राज्य की राजधानी है गंगटोक। छोटा सा राज्य है एक सिक्किम और उसकी राजधानी है गंगटोक। उसके बाद हमारे पर एक लक्षद्वीप भी पाए जाते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित हैं? हमारे देश में जो लक्षद्वीप हैं वो अरब सागर में पाए जाते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो हमारा देश है भारत, इसका दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 2004 की सुनामी में पूरी तरह से डूब गया था। भारत की देशांतर कहाँ से गुजरती है? जो भारत की देशांतर है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो भारत की देशांतर है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की संपूर्ण तटरेखा है यानी जो हमारा पूरा समुद्री इलाका है, तटरेखा जो समुद्र से मिलता है हमारा, वह है 7500 किलोमीटर। संपूर्ण तटरेखा की लंबाई जो है वो है 7500 किलोमीटर। उसके बाद है कौन सा महासागरीय मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता है? कौन सा महासागरीय मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता है? जो महासागरीय मार्ग है भारत को यूरोप से जोड़ता है उसे स्वेज नहर मार्ग कहा जाता है। स्वेज नहर मार्ग जो भारत को यूरोप से जोड़ता है उसे स्वेज नहर मार्ग कहा जाता है। भारत और चीन के बीच मध्य सीमा का नाम, यानी भारत और चीन के बीच जो मध्य सीमा है उसको क्या नाम दिया गया है? तो भारत और चीन के बीच जो मध्य सीमा है उसे मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया है। उसे मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया है। उसके बाद है किस राज्य को लैंड ऑफ डॉन कहते हैं? किस राज्य को लैंड ऑफ डॉन कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कौन सा राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है? तो हमारे देश में जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। जो हमारा देश भारत है इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये दूरी नापी गई है। उसके बाद है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी। जो हमारा देश भारत है इसकी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? यानी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 2933 किलोमीटर। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये है 2933 किलोमीटर। उसके बाद है भारत और श्रीलंका। जो हमारा देश भारत और श्रीलंका है किस संधि के द्वारा अलग होते हैं? यानी बीच में जो इनको जोड़े रखती है यहाँ इनको पता चलता है कि भारत की सीमा यहाँ तक है यहाँ और श्रीलंका की सीमा यहाँ तक है। उस बीच वाली संधि को कहा जाता है पाक जल संधि या पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी। ये तीनों नाम इसी के हैं और इसे पाक जल संधि भी कहा जाता है। इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है।